मैं हूँ मोहित अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहसिन अली साहब, जो कि 2 दफा CSS क्वालिफाइड हैं। वो गुजरात शहर में दी कैरियर एकेडमी के नाम से एकेडमी चला रहे हैं। आज हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि इनका CSS क्वालिफाइड एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर जैसा कि हमने पहले भी अपनी ऑडियंस को बताया, आप 2 दफा CSS क्वालिफाइड हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें मेरे साथ। कि मैंने पर्सनली CSS जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या सिविल सुपीरियर सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं, तो 2021 में और 2022 में क्वालिफाई किए थे। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बेसिकली इनिशियली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मैं मास्टर्स इन फिजिक्स कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से ही। मैंने इससे बेसिक्स गैदर करना, इंफॉर्मेशन लेना, बेसिक नोट्स कुछ सब्जेक्ट्स के बनाना शुरू कर दिया। मैं कैडेट कॉलेज PF कॉलेज लोटोपा से पढ़ा हूँ। तो लोटोपा मरी में मेरे ये था कि इंग्लिश की एक स्ट्रॉन्ग बेसिस बन गई थी, एक डिसिप्लिन अप्रोच बन गई थी। तो उस अप्रोच ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया कि काफ़ी डिफरेंट जो एरियाज हैं या जो एस्पेक्ट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो ऑलरेडी मैं हर चीज़ को पैरेलल चलाने के काबिल था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने ऑलमोस्ट 2020 सितंबर में मेरी डिग्री ख़त्म हुई और 2021 के फेब में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दी थी। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी लूप होल्स रह गए, टाइम मैनेजमेंट पे इतना काम नहीं कर सके। हालांकि मैंने एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी की, काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट थी एट दैट टाइम, अभी भी है। तो लेकिन वो ये चीज़ें सिखाना प्रेफर्ड नहीं समझे। अक्सर इंस्टीट्यूट्स में रिटर्न प्रैक्टिस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर चेक एंड बैलेंस अकाउंटेबिलिटी नहीं होती नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से। तो मैंने भी ये सेम इशू फेस किया और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक वीक होने की वजह से, और अगेन जो टाइम मैनेजमेंट इशू था कि मेरा फोर्थ क्वेश्चन या तो रह जाता था या उसकी सिंपल आउटलाइन बन गई थी और टाइम खत्म हो जाता था। लेकिन मेरी अटेम्प्ट क्वालिफाई होगी, लेकिन मार्क्स इतने ज़्यादा अच्छे स्कोर नहीं कर सके। अगेन मैंने ये कुछ चीज़ें हैं, फिर में हमारा रिजल्ट आया मई में 2022 में रिटर्न एग्जाम्स हुए थे। वो सिर्फ दैट वाज द ओनली 1 ईयर जब हम मई में रिटर्न एग्जाम्स हुए थे। जनरली एक नॉमिनल जो प्रैक्टिस है वो ये है कि फेब में होते हैं एग्जाम्स। तब फर्स्ट टाइम ऐसा था कि MPT हुआ, तो फेब में MPT था और मई में रिटर्न एग्जाम था। तो मई में मैंने अगेन 2022 की अटेम्प्ट दे दी और उसमें मैंने सिर्फ 2 मंथ्स में सेम नोट्स, सेम आइडियाज, सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव किया और मेरे मार्क्स काफ़ी ड्रामेटिकली इंक्रीज करके मेरा मेरिट नंबर तकरीबन 114 स्पॉट्स जंप कर गया। तो तब से मुझे ये आइडिया हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ कोर्स कर लेना, समझ लेना, इंग्लिश अच्छी होना ही मैटर नहीं करता। एक डिपिक्शन ऑफ नॉलेज, एक ग्रिप जो एस्पेक्ट्स में, और आप हर चीज़ प्री प्लान करके जाएंगे कि कैसे आपने करना है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था दोनों एग्जाम्स। सर माशाल्लाह, अब आप खुद एक एकेडमी चला रहे हैं। आपने गुजरात शहर का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि ज्यादातर लोग लाहौर में एकेडमी बनाते हैं, इस्लामाबाद में एकेडमी बनाते हैं, तो क्या वजह है गुजरात का इंतखाब ही क्यों किया? देखिए, बीइंग फ्रॉम अ अंडर डेवलप्ड सिटी, यहाँ पे टोटल इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स इतना नहीं है, ज़्यादा नहीं एज कम्पेयर टू लाहौर और इस्लामाबाद। या यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिटी, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही मेन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बाकी सारे सब कैंपस हैं। तो स्टूडेंट्स जो एस्पायर करते हैं उनके एक प्रॉपर माइंड में बैठ जाता है कि हम लाहौर इस्लामाबाद जाके ही CSS कर सकते हैं। तो गुजरात में इंस्टीट्यूट बनाने का बेसिक मकसद ये था कि जो प्रेरिक्विजिट्स, जो आपको एस्पेक्ट्स, जो आपकी तैयारी आप लाहौर या किसी भी डेवलप्ड सिटी में जाके करते हो, वही सारी एग्जैक्ट तैयारी बट विद रिटन प्रैक्टिस, हम एक्स्ट्रा काम भी करवाएंगे, वो यहाँ पे अवेलेबल हो, ताकि स्टूडेंट्स को जो एक्स्ट्रा, एक बच्चा है वो 1 लाख रुपया वहाँ पे जाके फीस देता है, हम बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में अगर डिस्कस करते हैं 1 लाख फीस देते हैं, और इसके अलावा हॉस्टल के चार्जेस, फूड चार्जेस, ट्रैवल चार्जेस, तो उनको पर 5 to 6 मंथ्स की अगर वो प्रिपरेशन वहाँ पे करते हैं तो उनको फी का भी 5 to 6 टाइम्स पड़ जाता है। उसके अलावा नोट्स। तो हमने एक ऐसा प्रिपरेशन प्लान तैयार करना था कि एक स्टूडेंट को हम हर चीज़ की अवेलेबिलिटी, बी इट इंग्लिश इंप्रूवमेंट, रिटन एक्सप्रेशन, बी इट पेपर प्रेजेंटेशन, कंप्रिहेंसिव कोर्स कवरेज, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो ताकि स्टूडेंट्स को कहीं दूसरी सिटी ना जाना पड़े। एंड
करंट इन्फ्लेशन या करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के लिहाज से जो भी एक नॉमिनल या एक जॉब होल्डर के बच्चे हैं वो इजीली इसको अफोर्ड कर सके। तो बेसिक टारगेट हमारा यही था कि गुजरात में ये इस चीज की अवेलेबिलिटी लाई जाए, और जो इश्यूज मुझे हुए थे बीइंग फ्रॉम अ अंडर डेवलप्ड सिटी वो किसी और बच्चे को ना हो। सर लेस देन 2% पासिंग रेशियो है सीएसएस, तो बज़ाहिर तो ऐसा ही तासुर है कि ये एक नामुमकिन सा काम है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कि नामुमकिन तो नहीं है। अगर नामुमकिन होता तो मैं गुजरात से या यूएजी से पढ़ के ना करता, वो भी 2 दफा। तो अगेन नामुमकिन नहीं, मुश्किल भी नहीं है। मैं इसको कहूंगा दिस इज टाइम टेकिंग। आपके अगर जो रिक्वायरमेंट्स है सीएसएस की मीट कर जाते हैं, आपका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है कॉम्पिटिटिव लेवल आपको जितना अटेन करना है वो एस्पेक्ट्स आप कवर कर लेते हैं तो आपके अटेम्प्ट फेल नहीं होगा। लेकिन वो एस्पेक्ट्स क्या है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अच्छी एक्सप्रेशन, उसमें बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर यूट्यूब पे वो बच्चे सुनते हैं कि बेसिक इंग्लिश लिखें, सिंपल इंग्लिश लिखें। अब जो बंदा बता रहा है या जो सीएसपी है या नॉन सीएसपी है वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई ये ऐसी इंग्लिश लिखे। अब उनके लिए जो बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश है वो और होगा, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड और है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और है, तो उनके लिए बेसिक इंग्लिश उनके लेवल से वो जज करते हैं कि दिस इज बेसिक। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे एक बच्चा उसके लिए वो बहुत एडवांस चीज हो। तो इंग्लिश आपने कवर करनी है, आपने कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल कोर्स कवर करना है। सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज की बेस पे आप 12 सब्जेक्ट्स आपके जो हैं वो फैक्चुअल नॉलेज की बेस पे नहीं होना चाहिए। आपके पर्सपेक्टिव हो, अच्छे आइडियाज हो, ताकि आप खुद से एनालाइज कर सके अनसीन क्वेश्चंस को। थर्ड जो एस्पेक्ट है, आपको पेपर मैनेज करना हो, क्वेश्चन अटेम्प्टिंग आती हो, पेपर मैनेजमेंट आपने सारी उस पर की प्रैक्टिस की हो। और फोर्थ, आपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे काम किया हो कि आपका किसी भी पेपर पे ना रह जाए। अगर आप ये चारों चीजें इनकलकेट कर लेते हैं अपनी तैयारी में तो आपकी अटेम्प्ट फेल नहीं होती। तो 2% हो, अब वो 2% भी 350 to 400 स्टूडेंट्स होते हैं, तो 350 to 400 स्टूडेंट्स आप अच्छी तैयारी करके जाएं तो आप इजीली अटेन कर सकते हैं। अगर हार्ड लक नहीं है, आप 1-2 सब्जेक्ट में फेल भी हो जाए तो 3 अटेम्प्ट्स हैं आपके। ये जॉब 2% को परस्यू करना एक रिस्पेक्टेबल सोशल रिकग्निशन की बेस पे जॉब है। बाकी इसको जो मर्जी डिनाई करें, गवर्नमेंट जॉब है, करप्शन है। करप्शन लोग करते हैं, आपको किसने कहा करने का? ठीक है, आपके पास रूम है, आपके पास अथॉरिटी है, आपने उसको एक्सरसाइज करना है। तो डोंट बिलीव इन व्हाट अदर्स आर डूइंग, डोंट बिलीव इन कन्वेंशनैलिटी। आप अनऑर्थोडॉक्स या ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस की तरफ ना जाएं। आप वो बिलीव या अपने बिलीव्स की बेसिस पे, ये इसके पास यही तो एक फायदा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि आपको अथॉरिटी दी जाती है। बेशक उधर हायरार्की है, लेकिन एक रूम है आपके पास ऑपरेट करने का, आप उसको ऑपरेट करें। तो 2% सीट्स हैं, बेशक हैं, लेकिन फिर भी आप उस पर रिस्क लें। तो अगेन आप एक सोशली रिकॉग्नाइज्ड रेप्यूटेबल जॉब हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान। सर लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे ही करूंगा कि आप सीएसएस की तैयारी कैसे करवाते हैं, और अगर एक बच्चा 0 से आपके पास तैयारी करने आए तो किस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं? मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। एक गुजरात के स्टूडेंट है जो गुजरात में ही पढ़ा है, या किसका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिंपल यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की है। वो स्टूडेंट आता है मेरे पास, अब उसको बेसिक टेंसेस आते होंगे, ग्रामर आती होगी, पढ़ते हैं पार्ट ऑफ कोर्स एंड मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट एग्जाम्स। लेकिन अल्टीमेटली जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ये रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इंग्लिश एक्सप्रेशन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या नहीं, तो सबसे पहले तो मैंने उस बच्चे का एक स्केड्यूल डिजाइन किया है कि उस बच्चे की पर डे हम इंग्लिश इंप्रूव कर सकें, साथ साथ कि हम टोटल फोकस अपॉन इंग्लिश भी ना हो और टोटल हम इंग्लिश के कोर्स से भी डेविएट ना हो। तो पर डे जो हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हर ईच डे ऑफ द वीक हमने टास्क डिवाइड किए हुए। डेली हम कुछ एक्सप्रेशन और पैराफ्रेजिंग के टास्क चलाते हैं, वो हाफ एन आवर पर डे, कि बच्चे की जो वोकैबुलरी बैंक, एकेडमिक राइटिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, डाइवर्सिटी और यूज और जो प्रॉपर यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स है वो सिखा सके बच्चे को। फिर उसके बाद अगर देखें बच्चे के, ये तो है इम्प्रूवमेंट के लिए, साथ स्ट्रक्चर्ड तैयारी है जो प्रेसी राइटिंग और अल्टीमेट ऐसे राइटिंग। तो प्रेसी का कोर्स हमने डिवाइड किया है कि मंडे को हम प्रेसी के कोर्स से प्रेसी लिखेंगे, साथ सेंटेंस करेक्शन।
और 7 पेयर ऑफ वर्ड्स और ग्रीक के वर्ड्स करेंगे। ट्यूसडे को हम कंप्रीहेंशन करेंगे, 7 पंक्चुएशन करेंगे और 7 पेयर ऑफ वर्ड्स और ग्रीक के वर्ड्स। तो इस तरह हम हर चीज कंपोनेंट को साथ साथ लेके चेक करते हैं, प्रॉपर एवेल्युएट करते हैं और बच्चे की वो एकेडमिक जो पेपर में आने वाली चीज भी इंप्रूव होती है, ओवरऑल इंग्लिश भी साथ साथ इंप्रूव होती है। और ऐसे राइटिंग में सबसे ज्यादा फेलियर रेशियो है, तो उसके लिए हमने एक सिंपल फॉर्मूला ये रखा है कि हम वीक के हर दिन एक आर्टिकल पढ़ के रिसर्च करेंगे और संडे को ऐसे लिखा जाएगा। हर वीक स्टूडेंट को न्यू टॉपिक दिया जाता है लिखने के लिए। तो ऐसे राइटिंग को पैरेलल, इंग्लिश इस तरह हम पैरेलल चलाते हैं, कोर्स एंड इम्प्रूवमेंट। 7 पर डे हम सब्जेक्ट वाइज चलाते हैं। मैंने कहा था एनालिटिकल कोर्स कवरेज, वो हमने ना थोड़ा थ्योरी का मोड चेंज किया। लेक्चर से अगर आप 3-4 घंटे लगा देंगे तो आप सिर्फ नोट्स बना सकेंगे, उनका यूजेज नहीं आएगा, ज्यादा टॉपिक्स होंगे, क्लटर्ड नॉलेज होगी, कंफ्यूज होंगे। या आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के 3-4 लेक्चर्स लेते हैं, 3-4 सब्जेक्ट्स के ले लेते हैं, तो आप खुद कंफ्यूज होंगे, आप तो यूनिट डायरेक्शनल ही नहीं है। तो हम यूनिट डायरेक्शनल वे से करवाते हैं। एक सब्जेक्ट पकड़ा, उस सब्जेक्ट का एक लेक्चर डिजाइन किया गया है, टॉपिक वाइज हम सीक्वेंस से करवाते हैं। उसमें हमने हर एंगल से हेडिंग, सब हेडिंग्स, ऑल डायमेंशंस कवर की होती हैं, बच्चे को समझाया जाता है प्रॉपर टाइप्ड वे से। एक टर्मिनोलॉजी भी नहीं आती है तो समझाया जाता है कि सिक्योरिटी डिलेमा क्या है, एनार्की क्या है, हालांकि ये वेल नोन टर्म्स है, नहीं समझाते अक्सर लोग। इसके अलावा उनको ये समझाया जाता है पर डे उन्होंने नोट्स बनाने हैं और फिर इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन किस तरह का सीएसएस में पूछा जा सकता है या जा चुका है वो करवा के हम बच्चे को वो लिखना सिखाते हैं कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है, मार्कर्स कैसे यूज करने हैं, इलस्ट्रेशंस कैसे यूज करनी है, एलैबोरेटिव हेडिंग्स कैसे देनी है और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड आंसर रेलेवेंट रहते हुए क्वेश्चन को ब्रेक करके कैसे अटेम्प्ट किया जाता है विद इन द टाइम लिमिट। तो पर डे ये काम हमारा चलता है। तो हम चारों एस्पेक्ट्स साथ लेके चलते हैं कि बच्चे को ऑलमोस्ट 400 to 500 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं अलॉन्ग विद ऑलमोस्ट 45 to 50 एसेस। और स्टार्टिंग में हम रिसर्च करके, फिर रिसर्च के बगैर, फिर आपके मॉक टेस्ट होते हैं या टेस्ट सीरीज होती है, फिर मॉक्स होते हैं। तो बच्चा इतनी प्रैक्टिस करता है कि उधर जाके वो पजल नहीं होता। थैंक यू सो मच, आज आपने में टाइम किया इंटरव्यू के लिए, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। ये कुछ चीजें बच्चों के लिए जरूरी है। आई ट्राई टू बी as nominal as on the ground as much as I could because ये जो वीडियो है ये एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि एक अंडर डेवलप्ड या इतना स्ट्रॉन्ग इंग्लिश नहीं है वो भी समझ सके, ठीक है, उसको हर एस्पेक्ट समझ आ सके। तो जाहिर है कि हर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बच्चा इस चीज़ को इंस्पायर करता है। तो उनको बस ये कन्वे करना ज़रूरी होता है कि दिस इज अटेनेबल। आप ट्राई करें, कोशिश करें, एम बनाएं, प्रैक्टिस करें, तैयारी करें और देन आप कहें कि हो सकता है, नहीं हो सकता। प्री डिसाइडेड चीज़ों पे या मिथ्स पे बिलीव ना करें। थैंक यू सो मच।